चलो केमिस्ट्री का क्लास शुरू करते हैं। और आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। और हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ और क्या बातें हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक्चुअल में बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है जो 11th क्लास में शुरू होती है, जिसमें छोटी छोटी बातें सारी कवर अप होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ी हुई, तो सारी बातें हम इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे, समझेंगे। वो सारे जो बेसिक फंडे होते हैं वो हम क्लियर करेंगे। तो अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री के मेनली 3 पार्ट होते हैं। केमिस्ट्री एक तो फिजिकल केमिस्ट्री होती है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है और एक होती है लास्ट हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पूरी केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो इन तीनों पार्ट्स में क्या क्या होता है, कौन सी केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है, कौन सी अपनी इनऑर्गेनिक होती है, कौन सी ऑर्गेनिक होती है, तो उसे अपन समझते हैं। तो केमिस्ट्री जो है उसके मेनली 3 पार्ट है। जो केमिस्ट्री अपन पढ़ते हैं जनरली, केमिस्ट्री, इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? 3। एक तो हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री और एक हो जाएगा हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ जनरल केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री है उसके 3 पार्ट है। एक तो हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। एक हो जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को 3 मेन जो पार्ट्स होते हैं उनमें डिवाइड किया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हिंदी में इसको भौतिक रसायन, इसे अकार्बनिक रसायन, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो हम अब यहां से जो पढ़ने वाले हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन से रिलेटेड होता है पूरा का पूरा। केमिस्ट्री ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स, इसको बोल सकते हैं अपन केमिस्ट्री ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स। जो कार्बन कंपाउंड्स का केमिस्ट्री है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे अभी 11th क्लास में हमने जो पढ़ा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने जो पीरियोडिक टेबल है वो चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बोला जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग है, ये इनऑर्गेनिक के चैप्टर थे। जैसे पीरियोडिक टेबल था, पीरियोडिक टेबल हो गया, और आपका जो केमिकल बॉन्डिंग है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, तो ये चैप्टर किसके थे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर थे। और फिजिकल केमिस्ट्री में जो 11th क्लास में अपन चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे सबसे पहले मोल कंसेप्ट जो पढ़ा था, जो फर्स्ट चैप्टर होता है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो मोल कंसेप्ट हो गया, है ना। मोल कंसेप्ट चैप्टर जो है वो इस फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है। या फिर अपन ने जो चैप्टर पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी किसका पार्ट है? ये भी पार्ट होता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बात अगर करें, तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो जो लॉ ऑफ फिजिक्स है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, उसके लॉज को फॉलो करते हुए जो केमिस्ट्री बनाई गई है वो फिजिकल केमिस्ट्री होती है। विच ये हो गई द केमिस्ट्री विच फॉलो, द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री विच फॉलो लॉज ऑफ फिजिक्स या फिर फिजिकल वर्ल्ड, लॉज ऑफ फिजिक्स, जिसमें फिजिक्स के लॉज के अराउंडिंग है। हालांकि फिजिक्स तो देखो हर जगह लागू होती है। फिजिक्स के जो लॉज हैं या फिर फिजिकल वर्ल्ड के लॉज हैं वो इनऑर्गेनिक में भी है और ऑर्गेनिक में भी है। लेकिन थोड़ा सा हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच। मोल कंसेप्ट में हम काउंटिंग कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो फोर्सेस थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस थे, तो उनका यूज करते हुए बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस प्रिपेयर कर रहे थे। तो वो इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री में होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन के अलावा जितने भी दूसरे एलिमेंट्स हो गए, कार्बन के अलावा जितने भी हो गए, जैसे आयरन हो गया,
है ना, अलग अलग जो जिस पीरियोडिक टेबल में हमने बहुत सारे एलिमेंट्स लिए, उनका साइज का वेरिएशन लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे, उनकी मेटालिक नॉन मेटालिक नेचर, उनकी रेडियस वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें यहाँ पे ली थी हमने। तो वो सब किसका पार्ट था? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट था। उसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आता है? जो कार्बन से रिलेटेड जो कंपाउंड होंगे, जैसे थोड़ा थोड़ा अपन ने मैथेन क्या है, एथेन क्या है, प्रोपेन क्या है, ये सारी चीजें जो है अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाली है। मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हो गया, ठीक है, हेल्केन्स हो गए, एल्काइंस हो गया, एल्कीन हो गया, है ना, और जो रिएक्शंस होती है, रिएक्शन मैकेनिज्म्स होती है, वो सारी चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाली है। तो अपना जो मेन फोकस रहेगा वो कौन सा रहने वाला है? वो रहने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस वुड बी आवर मेन फोकस, और यही हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक्चुअल में डिफाइन कैसे किया जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी डेफिनेशन क्या है? ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है? हिंदी में इसको कार्बनिक रसायन कहते हैं वैसे तो, कार्बनिक रसायन, ठीक है। तो कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब हिंदी में तो कार्बनिक रसायन यानी कार्बन से रिलेटेड है, कुछ समझ में आता है, लेकिन ऑर्गेनिक जो वर्ड है, ये ऑर्गेनिक वर्ड इंग्लिश में जो ऑर्गेनिक वर्ड है ये ऑर्गेनिज्म से आया है, ऑर्गेनिजम्स, या फिर ऑर्गेनिक वर्ल्ड। अगर बायो में जो होता है, बायो वाले बच्चे इसको और अच्छे समझते हैं, ये ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक वर्ल्ड से आया है, ऑर्गेनिक वर्ल्ड। ये ऑर्गेनिक वर्ल्ड है क्या? ये है लिविंग एंटिटीज। लिविंग एंटिटीज में प्लांट्स भी हो गए और हमारे जो जीव जंतु हो गए, सारे हो गए। तो ऑर्गेनिक वर्ल्ड क्या है इस दुनिया का? ऑर्गेनिक वर्ल्ड वो है जो लिविंग एंटिटीज होती है, वो लिविंग एंटिटीज। तो जितनी भी लिविंग एंटिटीज हम अपने आसपास देखते हैं, हम जीवित वस्तुएं हमारे आसपास देखते हैं, जैसे हम खुद हो गए, है ना, हम खुद एक लिविंग एंटिटी है, प्लांट्स हो गए, पेड़ पौधे हो गए, है ना, तो ये सारे क्या है? लिविंग एंटिटीज है। तो लिविंग एंटिटीज के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लिविंग एंटिटीज के अंदर जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं, उन कंपाउंड्स को क्या नाम दिया गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाम दिया गया। और इन लिविंग एंटिटीज में ज्यादातर ये देखा गया था कि जो कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स है वो मेजॉरिटी में पाए जाते हैं, मतलब कार्बनिक जो कंपाउंड्स है वो पाए जाते थे, तो इसलिए इसको हिंदी में कार्बनिक रसायन ही बोल दिया गया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जो लिविंग एंटिटीज में पाए जाने वाले कंपाउंड्स के बारे में होती है। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इसको डिफाइन करेंगे कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with compounds which are found in living entities, तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो लिविंग एंटिटीज में पाए जाने वाले कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच में, वो ब्रांच क्या कहलाती है? अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है। तो दिस ब्रांच इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, वो ब्रांच केमिस्ट्री की जो ऑर्गेनिक जो वर्ल्ड है हमारा, प्लांट्स हो गए, लिविंग एंटिटीज हो गए, उनके बारे में जो स्टडी करता है, उनके बारे में जहां अपन पढ़ते हैं, तो वो केमिस्ट्री की ब्रांच क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गया? जो ऑर्गेनिक बॉडीज में पाया जाता है, जैसे एग्जांपल्स के तौर पे प्रोटीन्स हो गए, है ना, प्रोटीन्स हमारे अंदर पाए जाते हैं, प्रोटीन्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, है ना, ये इस तरह के कंपाउंड्स हमारे अंदर पाए जाते हैं। तो आयरन भी पाया जाता है, ऑयल हो गया, जो मेजोरिटी में होता है, आयरन वगैरह भी होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, लेकिन मेजोरिटी में यही कंपाउंड पाए जाते हैं, ठीक है। आयरन डायरेक्टली नहीं होता, आयरन
एज ए फंक्शनल ग्रुप होता है, ब्लड में होता है, लेकिन वो हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन में भी कार्बन जो होता है जो मेजर में होता है, मतलब आयरन होता है, लेकिन वो डायरेक्टली ऐसे नहीं है कि आयरन की कोई एक आयरन जैसे लोहे का बाट हो गया प्योर आयरन ना, वैसा नहीं है कि अपने अंदर लोहे का बाट पड़ा है आयरन का। तो वो किसी के साथ बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है जिसमें कार्बन का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक तरह से डेफिनेशन होता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेन आगे आया था, मेन बात जो अपन पढ़ेंगे, इसमें एक ब्राजीलियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था। ये हाइपोथेसिस क्या था कि कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सारे के सारे जितने भी एनिमल्स के अंदर जो पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनके बीच में एक मिस्टीरियस फोर्स होता है। ठीक है, एक मिस्टीरियस, एक बड़ा ही विचित्र फोर्स होता है, और ये फोर्स इतना मिस्टीरियस है कि इसको समझ नहीं सकते। तो इसको समझ नहीं सकते तो इसका मतलब ये था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ये नेचर में मिलते हैं तो वैसे ही मिलते हैं, और इनको बनाया नहीं जा सकता। क्या है क्वेश्चन? प्रोटीन तो नाइट्रोजन के होते हैं, नाइट्रोजन पूरा ही नहीं होता, नाइट्रोजन के अलावा भी उसमें होते हैं ना, कार्बन भी होता है प्रोटीन में। देखो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन, आयरन, ये सेकेंडरी जो एलिमेंट्स हैं वो हो गए। प्राइमरी जो एलिमेंट्स हैं उसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही पाया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अभी अपन समझेंगे इस बात को। तो एक ब्राजीलियस नाम के साइंटिस्ट थे, ब्राजीलियस की देखो स्पेलिंग है BERZELIUS, ब्राजीलियस हाइपोथेसिस। तो ब्राजीलियस ने क्या बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक मिस्टीरियस फोर्स होता है जिसकी वजह से उन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस कारण इनको हम कभी भी लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। तो इन बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देयर एक्ट मिस्टीरियस फोर्स। उस टाइम हमें नहीं पता था कि बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड वगैरह, ये सब नहीं पता था। तो ये बहुत पहले का एक हाइपोथेसिस था ब्राजीलियस का। इन बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देयर एक्ट ए मिस्टीरियस फोर्स which hold together different elements। ये तो बात क्लियर हो गई थी कि भाई मिस्टीरियस फोर्स है, उसी वजह से एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स है डिफरेंट वो आपस में बंधे हुए रहते हैं। अब ये मिस्टीरियस फोर्स जैसा कि हम बाद में जब पढ़ते हैं तो हमें पता चल चुका होता है कि भाई ये बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, इस तरह से। तो ब्राजीलियस ने इसके साथ साथ ऐसा भी बोला था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि मिस्टीरियस फोर्स है, इसके बारे में अपन ज़्यादा जान नहीं सकते, तो इनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, यानी कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक भी बात बोली थी कि दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स cannot synthesized artificially in laboratory। तो उन्होंने ये भी साथ बात में बोला था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनको हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, यानी कि लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। ये नेचर में हमें जैसे मिल रहे हैं वैसे ही है, इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो बस इसके बारे में स्टडी कर लो, बाकी और कुछ भी नहीं हमें मिलेगा। लेकिन एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने इनकी इस बात को नकार दिया था, और ये साइंटिस्ट थे, इनका नाम था वॉलर सिंथेसिस। वॉलर नाम के साइंटिस्ट थे। यूरिन बनाया था ना? हाँ, तो वॉलर ने क्या किया था, सिंथेसाइज किया था। वॉलर सिंथेसिस पढ़ेंगे। ये पहले साइंटिस्ट थे, और ये सन उन्होंने किया था 1828 में। सन 1828 में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यूरिया को सबसे पहले बार आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया था, और उन्होंने प्रूव किया था कि भाई इन कंपाउंड को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो वोलर सिंथेसाइज में क्या किया था उन्होंने, सबसे पहले यूरिया को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया था। सिंथेसाइज्ड यूरिया आर्टिफिशियली। तो इन्होंने क्या था, यूरिया को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया था सबसे पहले। और इन्होंने किसका सहारा लिया था इस केस में, उन्होंने अमोनियम साइनेट का सहारा लिया था, NH4CnO। ठीक है, ये है अमोनियम साइनेट। इस कंपाउंड का सहारा लिया था और इसका जब उन्होंने ये रिएक्शन अपन आगे पढ़ेंगे, और इससे क्या बनता है, यूरिया बनता है। यूरिया का फॉर्मूला हो जाएगा NH4C+NH4। तो इससे उन्होंने यूरिया को सिंथेसाइज किया था। और इससे पहले ये अवधारणा थी कि भाई यूरिया जो है केवल यूरिन में ही मिलता है। जो मैमल्स होते हैं, जो जानवर हैं या हम लोग हैं, हमारे यूरिन में ही यूरिया मिलता है, तो इस वजह से यूरिया को सिंथेसाइज नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, ऐसी अवधारणाएं थी। लेकिन सबसे पहले यूरिया को सिंथेसाइज करके इस भ्रम को तोड़ा गया, जो ब्रेजिलियस ने हाइपोथेसिस दिया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये तो नेचर में जैसे मिलते हैं वैसे ही मिलते हैं। लेकिन मोहलर ने सबसे पहले इस अवधारणा को तोड़ा 1828 में, और यूरिया को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया लेबोरेटरी में। और इसके लिए कौन सा कंपाउंड काम में लिया, ये आप ध्यान में रख सकते हो, कौन सा, अमोनियम साइनेट, NH4CnO। तो ये कंपाउंड काम में लिया था यूरिया को बनाने के लिए, यूरिया को आर्टिफिशियली प्रिपेयर करने के लिए। आई बात समझ में? तो तब से लेके बाद में क्या ट्रेंड चलना लग गया कि भाई ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है वो डेवलप होने लग गई। इन्होंने फिर डेफिनेशन क्या दी? डेफिनेशन ऑर्गेनिक की यही रही कि भाई वो ब्रांच केमिस्ट्री की जो ऑर्गेनिक वर्ल्ड जो है या फिर लिविंग एंटिटीज के अंदर जो पाए जाने वाले कंपाउंड्स हैं उन पे उनकी केमिस्ट्री। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन जो है वो हाइड्रोकार्बन वर्ड यूज किया जाता है इसमें, कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन्स की जो केमिस्ट्री होती है वो केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो अब जो मॉडर्न डेफिनेशन चलती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मॉडर्न डेफिनेशन अपन ऐसे लिख सकते हैं, मॉडर्न डेफिनेशन। तो मॉडर्न डेफिनेशन में क्या आ गया था कि ऐसी केमिस्ट्री जो हाइड्रोकार्बन्स के लिए काम में लेते हैं अपन, हाइड्रोकार्बन्स, और फिर उसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन करते हैं कि भाई हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या होगी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हाइड्रोकार्बन्स की जो केमिस्ट्री होती है वो क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। अब हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो वर्ड आता है उसको डिफाइन करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन, देखो वर्ड जो है इसमें क्या समझ में आता है, एक तो हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन प्राइमरी एलिमेंट होते हैं। और इसके अलावा दूसरे भी एलिमेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल प्योर यही एलिमेंट हो, दूसरे एलिमेंट भी होते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, सब कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स क्या हो गए, जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स होते हैं या इनके डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि इनसे जिनको बनाया जाता है। सर अगर ऑक्सीजन नहीं हुआ तो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा? नहीं, जरूरी नहीं है, मतलब तीनों भी हो, तीनों में से कोई एक भी हो, तीनों में से कोई दो हो, तो वो भी क्या हाइड्रोकार्बन ही है। सर पर कार्बन नहीं हुआ तो? कार्बन नहीं हुआ तो, कार्बन नहीं हुआ तो फिर पंगा हो सकता है ये, क्योंकि प्राइमरी एलिमेंट्स है। जैसे H2O की बात करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, क्या उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे? वैसे हमारी बॉडी के अंदर है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं उसको, है ना। लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन तो देखो क्लियर नहीं करेंगे अपन। अब इसमें देखो, और हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या होती है कि द कंपाउंड्स ऑफ, अच्छा, इसमें ऑक्सीजन काउंट होता है क्या? मैंने तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का ही पढ़ा था। नहीं, ऑक्सीजन भी बोलते हैं, मेनली कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये प्राइमरी एलिमेंट्स रहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में द कंपाउंड्स, हाँ NH2C डबल, हाँ यूरिया में है बिल्कुल। तो
हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? द कंपाउंड्स सर उधर एक NH4 है सर, इस तरफ 2 NH4 कैसे हो सकते हैं? बैलेंस करना पड़ेगा वो तो। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन 2 आ गए, 4 हाइड्रोजन है, सॉरी इधर NH2 आ जाएगा, NH2 ठीक है। 4 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया और 1 कार्बन हो गया, बस है ना? वही सर। हाँ, तो द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, the compounds which contain carbon dioxide and or derivative of these compound are called hydrocarbons। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैथेन हो गया, है ना। वैसे कार्बन और हाइड्रोजन ही प्राइमरी रहते हैं, ऑक्सीजन कहीं कहीं मिल सकता है आपको, पर ऑक्सीजन की कैटेगरी डेरिवेटिव्स में आ गई, है ना। जैसे मैथेन हो गया, एथेन हो गया, C2H5 हो गया, सॉरी C2H6 हो गया, एथेन, ठीक है। या फिर कोई भी दूसरा C2H5OH हो गया, अल्कोहल, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब एग्जाम्पल लें अपन CCl4 का, है ना। CCl4 में क्या होता है? CCl4 क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे? इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको हम मैथेन से बना सकते हैं। अगर जो मैथेन है, मैथेन का जब क्लोरीनेशन करेंगे, जब ये 12th क्लास में हेलोजन चैप्टर में रिएक्शन आती है, जब मैथेन का क्लोरीनेशन होता है तो इससे क्या बनता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। तो यहाँ पे मैथेन का जब क्लोरीनेशन करते हैं तो क्या बन जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। तो डेरिवेटिव्स का वर्ड का मतलब क्या है? देखो, डेरिवेटिव जिनको डेराइव कर सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड से, वो क्या हो गए? वो भी हाइड्रोकार्बन ही कहलाएंगे, है ना। जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड से, उनसे जिनको डेराइव किया जा सकता है, जैसे मैथ्स में डेराइव वर्ड क्या होता है कि उस फॉर्मूले से इसको डेराइव कर दिया, उस फॉर्मूले से इसको डेराइव कर दिया, होता है ना। तो जिनको अपन हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड से डेराइव भी कर सकते हैं, वो भी किस कैटेगरी में आ जाएंगे? हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आ जाएंगे। आई बात समझ में? अब देखो, हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी आ गई। अब मेन जो है हाइड्रोकार्बन्स में, अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर्स क्या रहेगी, तो स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में मेनली एल्केन रहता है, एक रहेगा एल्केन, एक रहेगा एल्कीन और एक रहेगा एल्काइन, ठीक है। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन रहते हैं। एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, ऑल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एल्केन में तो क्या होते हैं? ऑल सिंगल बॉन्ड होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp3 होता है। एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो चारों वैलेंसी 4 हाइड्रोजन से फुलफिल होती है। हमने जस्ट केमिकल बॉन्डिंग खत्म ही किया है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, चारों वैलेंसीज जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे जब पूरी होगी तो स्ट्रक्चर कैसी होगी? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल, तो इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा, तो जो सेंट्रल एटम होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp2, और sp2 में स्ट्रक्चर कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। और एल्काइन की बात करें तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, और हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, और स्ट्रक्चर कैसी होती है? लीनियर होती है, ठीक है। तो ये इसके स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है हमें हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो मेनली क्लासिफिकेशन जो है हाइड्रोकार्बन का, वो 2 तरह से करते हैं। एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है, और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, तो 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं।
एक तो हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एक तो हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या होता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड? एल्केन हो गया सैचुरेटेड और एल्कीन एल्काइल अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हो गया सभी सिंगल बॉन्ड अगर हो, है ना, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं हो, यानी कि कार्बन की पूरी की पूरी वैलेंसी क्या सैचुरेटेड है इंडिविजुअल एटम्स के द्वारा। इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। हाँ, और इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। और इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। और इलेक्ट्रॉन, हाँ ये भी है, या फिर सारी की सारी वैलेंसीज इंडिविजुअल एटम्स जो दूसरे नेबरिंग एटम्स है उनसे ऑक्यूपाइड है ना। जैसे 4 कार्बन की वैलेंसी तो 4 अलग अलग डिफरेंट एटम से ऑक्यूपाइड है। अनसैचुरेटेड में क्या हो जाएगा, 4 वैलेंसीज है लेकिन 4 नेबरिंग एटम्स नहीं है, नेबरिंग एटम्स 3 हो गए या फिर 2 हो गए, तो ऐसे क्या हो जाएंगे अपने अनसैचुरेटेड हो जाएंगे। उससे क्या फर्क? वैलेंसीज तो पूरी हो ही नहीं, पर वैलेंसीज उतने नेबरिंग एटम्स से पूरे नहीं हो रही, तो ये जरूरी थोड़ी है कि 4 है तो 4 से ही पूरी होनी चाहिए। तो फिर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को डिफाइन करना तो पड़ेगा ही ना कि भाई 4 वैलेंसीज है और 4 नेबरिंग एटम से सेटिस्फाई हो गई, तब तो क्या हो गया सैचुरेटेड एटम, सैचुरेटेड एटम हो गया या फिर वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। लेकिन 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी पूरी हो रही है, पर एटम्स कितने हैं नेबरिंग? 3 है या फिर 2 है। 3 वाले केस में तो sp2 हो गया और 2 वाले केस में sp हो गया, एल्कीन और एल्काइन हो गया, तो किस में आ गया अनसैचुरेटेड। तो इसमें क्या होता है कि ऑल 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन, ऑल 4 valencies of carbon is occupied by 4 neighboring atoms, 4 neighboring atoms। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हो गया एल्केन्स। एल्केन्स में कार्बन की चारों वैलेंसीज, जैसे मैं CH4 की बात करूं तो कार्बन की चारों वैलेंसीज 4 हाइड्रोजन से ऑक्यूपाइड है ना। या फिर एथेन की बात करें तो 3 हाइड्रोजन से और एक दूसरे कार्बन से ऑक्यूपाइड रहेगी। तो एल्केन के सारे एल्केन्स क्या हो गए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हो जाएंगे एल्कीन एंड एल्काइन। या फिर इसकी पहले डेफिनेशन क्रिएट कर लेंगे कि ऑल 4 valencies of carbon is occupied by less number of neighboring atoms। तो कार्बन की चारों संयोजकताएं कम परमाणुओं से अध्यारोपित है या पूरी की गई है, तो वो क्या होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गए। जैसे एग्जांपल हो जाएंगे इसमें एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, तो एल्कीन और एल्काइंस क्या हो गए हमारे अनसैचुरेटेड का एग्जांपल हो गया। एल्कीन में जैसे एग्जांपल हो गया एथीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एल्काइन में क्या हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये इसका एग्जांपल हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये इस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का। और भी क्लासिफिकेशन हो गए, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, एरोमेटिक, अनएरोमेटिक, है ना, एलिफेटिक और एरोमेटिक भी आएगा इसमें, तो वो भी ले सकते हैं। तो अभी आज ये पहला लेक्चर है तो अपन आज इतना ही रखेंगे, और इस तरह से अपनी ये ऑर्गेनिक की क्लास चलेगी, तो इसमें रेगुलर रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ से अपन अगली क्लास में लेंगे। आज की क्लास में